हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मेरे एसएससी के योद्धाओं जो लोग चैनल पे नए आए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि हम लोग एसएससी सीजीएल की तरह ही एसएससी जीडी का भी शिफ्ट वाइज हर एक ऑथेंटिक क्वेश्चन आपके लिए एनालिसिस के रूप में लेके आने वाले हैं। तो जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जैसा आपका रेस्पॉन्स रहेगा उस हिसाब से हम इंग्लिश या फिर हिंदी के क्वेश्चंस भी डालने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये डिस्क्लेमर मैं आप लोगों के लिए डाल दूं कि जो भी हम लोग क्वेश्चन लेके आए हैं उसकी लैंग्वेज हमने ओरिजिनल क्वेश्चन से चेंज कर दी है, ऑप्शंस थोड़े से चेंज कर दिए हैं, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा विधवा विलाप करते हैं कि हाय हाय डिस्कशन करा दिया अब तो 100% कट ऑफ चल जाएगी। देखो, जिसने पढ़ा नहीं है उसका वैसे भी सिलेक्शन नहीं होने वाला है, एनालिसिस कुछ नहीं कर सकता। ये केवल एक आपको अंदाज़ा देता है अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन करने का, ठीक है। तो एसएससी की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए हमने नेसेसरी चेंज कर दिए हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना आपका कोई टाइम वेस्ट किए हुए। फंडामेंटल राइट्स आर कवर्ड अंडर विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में फंडामेंटल राइट्स, किस पार्ट में फंडामेंटल राइट्स को कवर किया गया है? तो आपके ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ। तो बच्चे बच्चे की जुबान पे एक ही नाम आएगा, क्योंकि उसको पता है कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो गारंटी किए जाते हैं पार्ट थर्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर कोई हमसे आर्टिकल पूछ ले तो आर्टिकल 12 से 35। अब देखो, यहाँ तक तो हो गया। आगे की शिफ्ट में इससे ही मिलते जुलते क्वेश्चन आने वाले हैं, तो हमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। वो है डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है, इन दोनों के बारे में। अच्छा, कोई हमसे पूछे फंडामेंटल राइट्स हमने किस कंट्री से बोरो किए हैं, तो हमें पता होना चाहिए यूएसए वर्ल्ड नंबर 1, वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स का बोलबाला था और वहीं से हमने चुराया है। अगर कोई डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करें तो वो हमें पता होना चाहिए पार्ट 4 में होते हैं। और अगर कोई उसका आर्टिकल पूछ ले तो आर्टिकल 36 से 51 के बीच में डीपीएसपी होते हैं। ये कहानी हमें याद रहनी चाहिए। इसी के साथ साथ हमें और क्या याद रहना चाहिए कि डीपीएसपी का खजाना हमने किस देश के संविधान से चुराया है? तो डीपीएसपी का खजाना हमने चुराया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। इसी के साथ साथ एक नाम और आता है, वो होता है फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन से पार्ट में आती हैं? वो आती हैं पार्ट 4A में। और ये कहाँ से चुराया हुआ माल है? ये चुराया गया है हमारे व्लादिमीर पुतिन जी के देश मदर रशिया से। ये सब बातें हमें याद रखनी है, आगे की शिफ्टों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्या याद रखना है? वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। क्वेश्चन नंबर 2, आर्टिकल यूपीएससी से संबंधित कौन सा है? आप सबका मन में छुपा हुआ सपना कि एक दिन यूपीएससी को क्लियर कर दूं, तो उसका आर्टिकल तुरंत बता दीजिए। आर्टिकल आपके ऑप्शन है 12 से 35, 36 से 51 या 315 से 323। तो अभी अभी आप लोगों को पता है कि आर्टिकल 12 से 35 जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, 36 से 51 हमारे डीपीएसपी होते हैं। तो हमारे यूपीएससी आती है आर्टिकल 15 से आर्टिकल 323 में। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और जिस दिन आप लोग यूपीएससी के गेट के बाहर इंटरव्यू के लिए खड़े होंगे उस दिन जो चमक होएगी आपके चेहरे पे, आपके माता पिता के चेहरे पे, वो एक देखने लायक बनती है, ठीक है। देखो, क्वेश्चन नंबर 3, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है वर्गीस कुरियन, एम एस स्वामीनाथन या फिर नॉर्मन बोरलैंग, ठीक है। ये मैंने आपको इसकी लैंग्वेज चेंज करके बता दी है जो एसएससी में अभी पहले शिफ्ट में पूछा गया था। तो आइए इसका बताते हैं। वर्गीस कुरियन जो है वो उन्हें श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, यानी कि वाइट रेवोल्यूशन का फादर। श्वेत क्रांति से हुआ क्या था? भारत में जो दूध के प्रति, उत्पादन के प्रति जो आत्म सक्षमता है वो बनी थी। आप लोगों को पता नहीं होगा, हमारे पिताजी वगैरह के ज़माने में कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ से बहुत मिल्क पाउडर वगैरह इंपोर्ट किया जाता था जिसे गोल गोल के लोग पीते थे। ये भगवान कृष्ण की भूमि है, फिर भी यहाँ पे दूध में हम आत्मनिर्भर नहीं थे। लेकिन वर्गीस कुरियन ने जो है वो डेयरी की स्थापना करी थी। अमूल जिसका चाइल्ड है, वो हमें याद रखना चाहिए। भारत में श्वेत क्रांति के बाद जो हरित क्रांति है उसके जनक किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है एम एस स्वामीनाथन को, ठीक है। ये लेकिन इंडिया की हरित क्रांति के जनक है। अगर पूरे विश्व में हरित क्रांति के जनक कहे जाएंगे तो वो कौन कहे जाएंगे? नॉर्मन बोरलॉन्ग, ठीक है। नॉर्मन बोरलॉन्ग जो है वो हरित क्रांति के विश्व में जगत पूछे पिता कहे जाते हैं। इसी के साथ साथ कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि एम एस स्वामीनाथन जी का निधन किस दिन हुआ था, वो पूछा गया था। तो अगर वो क्वेश्चन था तो 28 सितंबर 2023 को एम एस स्वामीनाथन जी का अभी हाल ही में निधन हुआ था, इसलिए करंट अफेयर से रिलेटेड बनता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग चलते हैं। थर्ड 5 ईयर प्लान से रिलेटेड क्वेश्चन था। एसएससी की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए एग्जैक्ट क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसकी सारी डिटेल मैं आपको अब देने वाला हूं। तो बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब।
थर्ड 5 ईयर प्लान जो है इंडिया का वो आया था वर्ष 1961 से 1966 में। बहुत सी बार पूछा जाता है कौन से ईयर में आया था, तो 61 से 66। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये किसके ऊपर बेस्ड था। तो ये जो गडगिल योजना है या गडगिल फार्मूला है उसके ऊपर ये बेस्ड था। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा फेलियर प्लान माना जाता है, क्योंकि इसी के समय पे वो इंडो चाइना का युद्ध वगैरह भी हो गया था 65 में। और इसी के चक्कर में हमारे ये जो कहानियाँ हुई थी, जो गेहूं के उत्पादन क्षमता को बढ़ाने का इसमें लक्ष्य रखा गया था, उसमें भी ये फेल हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, थर्ड 5 ईयर प्लान के समय ही ये वाली बातें भी करनी पड़ गई थी। ठीक है, विच ईयर ऑफ गांधी जीज बर्थ वॉज सेलिब्रेटेड इन ईयर 2022। अब यहाँ पे एग्जैक्ट क्वेश्चन में एक वेरिएशन था कि कई लोग बोल रहे हैं 2024 पूछा था, कोई बोल रहा है 2023 पूछा था। ठीक है, हम 2022 का बता देते हैं, वहाँ से एक दो गिनना तो आपके लिए उंगलियों का खेल है, वो आपको बात ध्यान में रखनी है। एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था वो आप कमेंट में बता दें, जो लोग अभी दे करके आए हैं। तो ये जो है 2022 में 153वीं जन्म तिथि बनाई थी हमारे पूज्य फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी के लिए। इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में। पोरबंदर की वो गलियां और पोरबंदर का वो राजा जिसने विश्व पटल पे भारत का नाम सदा के लिए अमर कर दिया, जिनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को। और उनकी मृत्यु पे एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो उस समय के सबसे बड़े वैज्ञानिक माने जाते थे, उन्होंने कहा था कि हार्ड मास का कोई व्यक्ति इस तरीके का भी सहनशील हो सकता है, मैं अपने जीवन में इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। वन लेजेंड टू द अनादर, इस तरीके की बातें जब कही जाती हैं हमेशा इंपॉर्टेंट होती हैं। और हम सौभाग्यवान हैं, महात्मा गांधी ने हमें दास्ता से आज़ादी दिलाई। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 1951 एशियन गेम्स कहाँ पर हुए थे, उसका होस्ट और दोस्त कौन था, ये हमसे पूछा गया था। ठीक है, तो 1951 जो है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये पहली बार जो है वो एशियन गेम्स का आयोजन वर्ष 1951 में हुआ था। ठीक है, अगर कोई तिथि डेट हमसे पूछ ले तो 4 से 11 मार्च 1951, उस समय भारतीय प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। और क्योंकि उस समय वो विश्व पटल पे भारत नया नया आज़ाद हुआ था, नेहरू जी की ख्याति बहुत थी, तो एशिया में सबने कहा कि क्यों ना न्यू दिल्ली में ही इस गेम्स का आयोजन कराया जाए। तो न्यू दिल्ली इसका पहला एशियन गेम्स का वेन्यू बना था। भारत में अभी तक केवल 2 बार एशियन गेम्स हुए हैं। सेकेंड बार हुआ था 1982 में, जो कि 9 नवंबर का था। अगले आने वाली शिफ्टों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली बात हमें याद रखनी है। ठीक है, फिर होता है कॉमनवेल्थ गेम्स। कॉमनवेल्थ गेम्स भारत में एक ही बार हुआ है 2010 में, दोबारा कराने की कोई भी सरकार हिम्मत नहीं करेगी। सुरेश कलमाड़ी जी का वो कॉमनवेल्थ स्कीम, उसके बाद मनमोहन सिंह जी की चुप्पी, जिससे हो जाती है कांग्रेस की सरकार ध्वस्त, और राष्ट्रीय राजनीति के पटल पे उभर के आते हैं गुजरात के सपूत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, तो जो लोग भी कहते हैं कि स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, भाई स्पोर्ट्स से सरकारें बदल जाती हैं, ये वाली बात भी हमें ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस व्हाट वाज द सेक्स रेशियो ऑफ मेघालय। आप लोग बोलेंगे बड़ा ही बदतमीज सा सवाल है, हमसे मेघालय का सेक्स रेशियो क्यों पूछा जा रहा है, वो भी वर्ष 2011 का। अब बदतमीजी है तो है, अब जिसको जीडी में क्लियर करना है उसको थोड़ा बहुत तुक्का लगाना आना चाहिए, क्योंकि आप सभी राज्यों के सेक्स रेशियो याद नहीं कर सकते। ठीक है, सेक्स रेशियो मेघालय का था 989। ठीक है, यह अजीब सा नंबर है जी, बिल्कुल तुक्के से ही आएगा, आपको याद नहीं होगा। लेकिन अगर कोई इंडिया का पूछ ले तो ये जरूर हमें याद रहना चाहिए, आगे वाली शिफ्टों में आ सकता है, वो है 943। इंडिया का सेक्स रेशियो 943। क्वेश्चन नंबर 8, इंडियन गवर्नमेंट स्ट्रक्चर हाउ मैनी पार्ट्स। मतलब ये टूटी फूटी इंग्लिश में जो कुछ बच्चे क्वेश्चन भेज देते हैं, उसका ये एक नतीजा है कि इसका फ्रेमवर्क नहीं आ पाया। जो लोग भी अभी शिफ्ट दे के आए हैं वो इसकी एग्जैक्ट लैंग्वेज क्या थी वो कमेंट कर दें। आप लोग वहाँ पे कमेंट में जाएं और एक बार देख लें जिन लोगों ने लिखा होगा। मैं बता देता हूँ, इंडियन गवर्नमेंट के 3 मुख्य स्तंभ या फिर पार्ट कहे जाते हैं, जिसमें नंबर 1 होता है एग्जीक्यूटिव, जिसमें हमारे ये सारे सीएम वगैरह आते हैं। लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेचर यानी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद ये। और तीसरा होता है जुडिशियल, यानी कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हैं ये। तो ये 3 पार्ट ऑफ इंडियन गवर्नेंस स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है दोस्तों, आपके लिए बहुत मेहनत से ये हम लोग लेकर आए हैं। अगर आपका रेस्पॉन्स आगे अच्छा रहेगा तो ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा कोई फुल टाइम जॉब नहीं है, इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उससे ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपको कुछ चीज़ इसमें इंप्रूवमेंट चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ और जहाँ तक हो सकता है रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, इन विच ईयर माइकल फेराडे मेड इलेक्ट्रिक जनरेटर।
बड़ा ही बदतमीज़ सवाल है। माइकल फेराडे तो करंट अफेयर भी नहीं है, इनको तो कोई भारत रत्न भी नहीं मिला है। जी हाँ, देखिए बदतमीज़ी है, सहनी पड़ेगी। 1831 में माइकल फेराडे ने जनरेटर की खोज करी थी। अगला बहुत बेहतरीन सवाल है, रेगुलर जीके का सवाल है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इज ऑल्सो नोन एज, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो पराधीन भारत में गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसने 1919 में एक एक्ट लेकर आए थे, उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है मॉन्टेस क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से, जिनमें से एक थे उस समय भारत के गवर्नर, दूसरे थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर द इंडिया। कौन से क्या थे आप लोग कमेंट करके बताइए, आप में कितना ज्ञान है। इसी के साथ साथ आगे की शिफ्ट के लिए एक और एक्ट इंपॉर्टेंट है, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। तो इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से। मॉर्ले मिंटो में कौन वाइस रॉय थे, कौन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे? बिल्कुल कमेंट करके आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 11, डांसर डांस बेस्ड क्वेश्चन था, बड़ा ही अजीब सा क्वेश्चन था। इसको आगे देखते हैं अपन लोग। हाँ, 1990 में एशियन गेम्स का वेन्यू क्या था? ये भी कई लोग बोल रहे हैं कि 1990 का क्वेश्चन पूछा गया था। तो 1990 अगर आपसे पूछा गया था तो चाइना में जो है ये एशियन गेम्स हुए थे, और ये 14वें नंबर के थे। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम लोग बोलते हैं, भरतनाट्यम, ओडिसी और कथक वर डन इन विच स्टेट टुगेदर। बड़ा ही अजीब सा टूटी फूटी भाषा में ये क्वेश्चन भेजा गया था। मैं इसको इम्प्रूवमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए आपके सामने एज इट इज़ रख रहा हूँ। अयप्पा स्वामी टेम्पल केरला में ये अभी रिसेंटली शायद कहीं पे हुआ था, जिसमें तीनों डांस फॉर्म एक साथ बड़े स्केल पे अयप्पा स्वामी को प्रसन्न करने के लिए ऑर्गेनाइज करी गई थी। तो अगर ये ऑप्शन आपका वहाँ पे था तो आप लोगों को ये टिक करना था। फिर आती है ये अजीब सा डांस, खोरिया डांस इज एसोसिएटेड विच विच स्टेट। खोरिया डांस इनमें से किस राज्यों से संबंधित है? ठीक है, तो ये है हरियाणा। ठीक है, हरियाणा में खोरिया डांस मनाया जाता है। अरुण मिश्रा इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। अरुण मिश्रा का संबंध किस खेल से है? तो ये तीरंदाज है, ये हमें याद रखनी है। सीआरआर की फुल फॉर्म आपसे पूछी थी, ये बैंकिंग से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड सवाल है। तो सीआरआर को बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है। हाँ, संदीप कुमार का भी कई लोग बोल रहे हैं, संदीप कुमार जो है वो किस खेल से एसोसिएटेड है? तो संदीप कुमार जो है वो बॉक्सिंग से एसोसिएटेड है। नागार्जुन डैम से रिलेटेड कुछ लोग बोल रहे हैं कि एक क्वेश्चन आया था, मैं इसके बारे में 100% गारंटी नहीं देता हूँ। जो लोग देखे आए हैं वो बताएं कि ये क्वेश्चन नागार्जुन वाला आया था या नहीं था। तो नागार्जुन डैम किस रिवर पे है? कृष्णा रिवर पे है, और ये आंध्र प्रदेश में ये डैम स्थित है, नागार्जुन सागर। ठीक है, अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए।